दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकेंड सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था, इसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हमारा टॉपिक चल रहा था, हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे, और आज का हमारा इसी क्रम के अंदर टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। सबसे पहले हम राइट आंसर देखेंगे, उसके बाद में जो भी समझाने की चीज़ें होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं? देखो भाई, कोई भी वंश हो, कोई भी साम्राज्य हो, उसकी जानकारी के स्रोत हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, हमें उस टाइम के जो लिखित दस्तावेज है उनसे हमें उस वंश की जानकारी प्राप्त हो, या फिर उस टाइम के जो पुरातात्विक स्रोत है, यानी खुदाई से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई है, उस टाइम के जो भाई निर्माण कार्य हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, या फिर कोई विदेशी विवरण है उनसे प्राप्त हो सकती है। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं उपरोक्त सभी, यानी साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं और विदेशी विवरण भी हैं। सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस साहित्यिक कृति से मौर्य वंश की जानकारी नहीं मिलती, यानी कौन सा मौर्य साम्राज्य की जानकारी का साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर आ जाएगा देवी चंद्रगुप्तम, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम है यह विशाखा दत्त की रचना है, और देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ना कि मौर्य वंश की। जबकि कथा सरित सागर यह सोमदेव की रचना है, और अगला है परिशिष्ट पर्व, ये हेमचंद्र की रचना है जैन धर्म से संबंधित। और जो मुद्रा राक्षस है यह भी विशाखा दत्त की ही एक रचना है, और इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद रखने लायक है कि विशाखा दत्त ने की मुख्य रूप से दो साहित्यिक कृतियाँ हैं, एक तो मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखा दत्त की जो कृति, एक कृति पहली वाली है मुद्रा राक्षस, इससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से असुमेलित है, यानी कि साहित्यिक कृतियों का नाम है और उनके रचयिताओं के नाम है, इससे संबंधित कौन सा कथन है वह असुमेलित है? महाभाष्य कालिदास। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि महाभाष्य की रचना है ये पतंजलि ने की थी। कल्पसूत्र भद्रभाव बिल्कुल सही है। व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और कथा सरित सागर सोमदेव। दोस्तों ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 प्रश्न मैंने डाले हैं स्टार्ट के अंदर स्रोतों से संबंधित जानकारी के स्रोत, तो इसमें से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो कल्पसूत्र भद्रभाव, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और कथा सरित सागर है वो सोमदेव की कृति थी, और महाभाष्य वो पतंजलि की कृति थी। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश की जानकारी का सर्वाधिक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? राइट आंसर आ जाएगा इसका अशोक अभिलेख। यानी मौर्य वंश की जानकारी के जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं उसके अंदर अशोक के अभिलेख आते हैं, और सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से सामान्य जनता तक जानकारी देने की जो कोशिश की वह अशोक ने ही की थी। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट टाइप से देखते हैं क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है। प्रश्न नंबर 5, पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो हमने बात की कि सम्राट अशोक थे। मौर्य शासक अशोक ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, और इनके अभिलेखों को हम वृद्ध शिलालेख, लघु शिलालेख, वृत्त स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, गुहालेख इनके अंदर विभाजित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राइट आंसर आ जाएगा 1750 के अंदर टी पैंथलर ने। यानी यहाँ पर कई प्रश्न बनेंगे, हम सब के बारे में बात करेंगे कि अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले खोज की थी 1750 में टी पैंथलर ने। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि अशोक का सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। जबकि अशोक का सबसे पहले पढ़ा जाने वाला स्तंभलेख कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। यानी देखो अशोक के जो स्तंभलेख थे, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। दिल्ली टोपरा है, देखो भाई ये दिल्ली के नाम पे, यानी एक दिल्ली के पश्चिम में एक दिल्ली के पूर्व के अंदर। तो दिल्ली टोपरा है ये दिल्ली के पश्चिम के अंदर यानी हरियाणा के अंदर था ये, और जबकि जो दिल्ली मेरठ है ये दिल्ली के पूर्व दिशा के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अवस्थित था। तो जो पहला जो खोज हुई जिस अभिलेख की वह था दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, ठीक है, जबकि दिल्ली टोपरा स्तंभलेख की भाषा को सबसे पहले पढ़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा
अशोक के अभिलेखों को विभाजित किया जा सकता है। अशोक के जो जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेख का मतलब होता है किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदी हुई कोई भी जानकारी। तो उनको हम किन भागों में बांट सकते हैं? राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अशोक के अभिलेखों को हम वृत्त शिलालेख, लघु शिलालेख, वृत्त स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख के अंदर बांट सकते हैं। देखो भाई, शिलालेख का मतलब होता है कहीं पर भी कोई चट्टान हो, उसके ऊपर अगर कोई जानकारी वहां पर अगर मान लो खुदी हुई है तो एक तो हो गए वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। दूसरे हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख का मतलब है किसी पत्थर के टुकड़े के ऊपर कोई जानकारी लिख के और उसको स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी उसको गाड़ा जा सके, तो ये कहलाएंगे स्तंभलेख। इनको भी दो भागों में बांटा, वृत्त स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। और तीसरा है गुहालेख, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहाड़ों के अंदर चट्टानों को काटकर जो उनके निवास स्थान के तौर पर जो गुफाओं का निर्माण किया गया था, उनके अंदर भी बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं जिनको गुहालेख कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्न में से अशोक के अभिलेख किस भाषा में नहीं है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा के अंदर। तो अपने को यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगर भाषा की बात की जाए तो अशोक के अभिलेख हैं वो एक तो प्राकृत भाषा में है, अरामाइक भाषा में है और ग्रीक भाषा में है। तो देखो भाई, अशोक के अभिलेखों की भाषा तो होगी, एक तो होगी ग्रीक या फिर यूनानी भाषा। दोस्तों, ग्रीक और यूनानी एक ही नाम है, ये केवल हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। दूसरा अरामाइक भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने लायक बात यह है कि ग्रीक, यूनानी और अरामाइक भाषा भी हैं और ये दोनों लिपियाँ भी हैं, जबकि प्राकृत भाषा है और इसकी दो लिपियाँ हैं, ब्राह्मी लिपि और दूसरी होगी खरोष्टी लिपि। तो अगर भाषा पूछे तो हमें तीन भाषा के नाम देने, प्राकृत भाषा और दूसरी यूनानी या ग्रीक भाषा और तीसरी अरामाइक भाषा। और अगर लिपियाँ पूछे कि अशोक के अभिलेख हैं वो किन लिपियों में है, तो उसके अंदर हमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, क्योंकि ये दोनों लिपियाँ तो हो गई किसकी? प्राकृत भाषा की। और तीसरी लिपि हो गई अपनी यूनानी और ग्रीक लिपि, और चौथी अरामाइक लिपि। यानी अशोक के अभिलेख है तीन भाषा और चार लिपियों के अंदर मिले हैं। तो अपना प्रश्न नंबर 11 भी क्लियर हो गया। प्राकृत भाषा है और उसकी दो लिपियाँ हैं, ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमने पढ़ ली, दो लिपियां हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। भारत के अंदर अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जबकि उत्तर पश्चिम के अंदर जो साबासगढ़ी और मानसेरा अभिलेख है वे दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि के अंदर मिले हैं। तथा उससे भी और ज़्यादा सुदूर अगर पश्चिम की बात की जाए अफगानिस्तान के, तो वहाँ पर ग्रीक और अरामाइक भाषा के अंदर इनके अभिलेख मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में पाए गए अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा और लिपि कौन सी है? तो हमने बात की प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि के अंदर है भारतीय क्षेत्र के अंदर अशोक के अधिकांश अभिलेख। और अगर ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़े सा अगर प्रॉब्लम हो ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, तो इसके मैंने अपने बोर्ड के ऊपर मतलब पढ़ाते हुए की वीडियो भी मैंने जारी कर रखी है मौर्य काल के, उनको आप अच्छे से समझ सकते हो। आप प्ले लिस्ट में जाओ और हिस्ट्री वाली जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भाषा यानी प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि के अंदर अशोक के उत्कीर्ण दो अभिलेख कौन कौन से हैं? तो हमने बात की, इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। शाहबाजगढ़ी पेशावर और मानसेरा हजारा, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर दोनों अभिलेख और दोनों हैं ये खरोष्टी लिपि, यानी भाषा तो इनकी सेम है, यानी कि ये दोनों अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है, लेकिन इनकी जो लिपि है वह इनकी खरोष्टी लिपि है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, अशोक का ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण एकमात्र अभिलेख। देखो भाई, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अभिलेखों से संबंधित, तो इनको बिल्कुल स्पष्ट कर लो माइंड के अंदर। देखो, ब्राह्मी लिपि के अंदर अधिकांश अभिलेख मिले हैं भारतीय क्षेत्र में, और शाहबाजगढ़ी और मानसेरा वो मिले हैं खरोष्टी लिपि के अंदर, ठीक है। और एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों के मिश्रण से बना, यानी दोनों का मिश्रित है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा एराईगुड़ी आंध्र प्रदेश का जो अभिलेख है वह ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी लिपि है, दोनों का मिक्स है। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, अशोक का ग्रीक और अरेमाइक भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख यानी दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण अभिलेख कौन सा है? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा सेरेकुना कंधार अभिलेख। तो ये दो प्रश्न एक साथ याद करो, यानी कि ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण एकमात्र कौन सा है? एराईगुड़ी आंध्र प्रदेश। और दूसरा है ग्रीक और अरामाइक भाषा लिपि में उत्कीर्ण सेरेकुना कंधार, जबकि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों प्योर खरोष्टी लिपि के अंदर है।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अशोक के ग्वालिक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के अंदर हैं। बिल्कुल सही बात है। अशोक के जो ग्वालिक है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के लघु स्तंभ प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में, बिल्कुल सही है। तो दो चीज़ हम एक साथ याद कर सकते हैं कि अशोक के ग्वालिक और लघु स्तंभ लेख हैं वो दोनों प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। अगला ऑप्शन हमारा कि ये जो खरोष्टी लिपि है जिसका अभिलेख है वो शाहबाजगढ़ी मानसेरा में पाए गए हैं, वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मी लिपि है वो तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे हम वर्तमान के अंदर अपने देवनागरी लिपि को लिखते हैं, जबकि ये जो खरोष्टी लिपि है इसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली है ना, जिसको ब्रुष्टोफेदम कहते हैं, दाईं से बाईं ओर, उस प्रकार से लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये गलत है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि तो अपनी देवनागरी लिपि की तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र लेखक कौन सा है? यानी अशोक के अभिलेखों में केवल एकमात्र एक लेखक का उल्लेख हुआ है और जिसका नाम है चापड़। और अगला प्रश्न हमारा कि अभिलेखों के आधार पर ही सम्राट अशोक का पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया? तो भंडारकर जो इतिहासकार थे उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही इनका इतिहास लिखने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर इसमें आ जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित प्रश्न आएगा, तो वो सारी चीज़ हमें याद करनी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों हमने पढ़ा था कि अशोक के अभिलेखों को हम शिलालेखों, स्तंभलेखों और गुहालेखों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, और जो इनके शिलालेख हैं उनको भी दो भागों में बांटेंगे, वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अशोक के वृद्ध शिलालेख से संबंधित पूछे जाते हैं। हमने अपने वन लाइनर बुक के माध्यम से नहीं, सॉरी बोर्ड के माध्यम से हमने ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके जो वीडियो बना रखी है उसके अंदर आपको अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या है वह 14 है, और जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दो प्रश्न एक साथ हम समेटते हैं कि अशोक के वृद्ध शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी और ये सारे नाम उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर याद करने लायक बात क्या है, यहाँ पर समझने लायक जो बात है कि वृद्ध शिलालेखों की संख्या 14 है 8 स्थानों से, यानी हर स्थान के ऊपर 14 लेख लिखे गए हैं। ये है इसका मतलब। 14 शिलालेखों मतलब ये नहीं है 14 भाई पत्थर या फिर 14 स्थान, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और हर स्थान के ऊपर 14 लेख लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, अशोक के वृद्ध शिलालेखों के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या 14 है, सही है, और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। धौली व जौगढ़ आंध्र प्रदेश में स्थित है, नहीं ये बात गलत है भाई, क्योंकि अशोक के जो वृद्ध शिलालेख हैं वो धौली और जौगढ़ से मिले हैं। और धौली और जौगढ़ है ये दोनों स्थान उड़ीसा के अंदर स्थित है। दोस्तों अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष के अंदर इन्होंने कलिंग विजय की थी, और उसके पश्चात इन्होंने वहाँ पर 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे, उत्तर के अंदर धौली और दक्षिण के अंदर जौगढ़। तो धौली और जौगढ़ है ये कहाँ पर, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। धौली जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वां, 12वां व 13वां लेख नहीं है। दोस्तों यहाँ पर याद रखें हम कि अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या 14 है, 8 स्थानों से, यानी हर स्थान के ऊपर 14 लेख मिले हैं, जबकि धौली और जौगढ़ के अंदर 11वां, 12वां और 13वां लेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 अलग से वहाँ पर लेख लिखवाए गए हैं। तो ये 11, 12, 13 लेख क्यों नहीं है, इसका कारण यही है कि क्योंकि इनके अंदर अशोक की कलिंग विजय की जानकारी है, और अशोक कलिंग के शासकों को कलिंग विजय के टाइम जो नरसंहार हुआ था उसकी याद नहीं दिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये 3 लेख वहाँ पर नहीं लिखवाए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, किस स्थल से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंट की वेदी प्राप्त हुई है? राइट आंसर हमारा आ जाएगा कालसी उत्तराखंड से। दोस्तों पहले तो हमें 8 स्थानों के नाम याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें उनकी विशेषताएं याद करनी पड़ेगी महत्वपूर्ण। तो आप एक बार वीडियो का सहारा ले सकते हो, पुराने वीडियो जो अपने ग्रुप के अंदर डाल रखे हैं। तो इसको हमें इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कालसी उत्तराखंड मतलब देवों की भूमि है, संस्कृत भाषा बोली जाती है, तो संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंट की वेदी है वो कालसी उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 अशोक के किस शिलालेख से सुदर्शन झील के निर्माण व जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों
अशोक के गिरनार गुजरात से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया और किस किस वंश के किस शासक के समय किसने उनका जीर्णोद्धार करवाया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा धौली के पृथक वृद्ध शिलालेख के अंदर। मैंने आपको बताया कि धौली जोगढ़ के अंदर 11वां 12वां 13वां लेख नहीं है, उनके स्थान पर 2 वृद्ध पृथक शिलालेख स्थापित करवाए गए और प्रथम जो वहाँ का वृद्ध शिलालेख है उसके अंदर बताया गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों से संबंधित, यानी अशोक के किस अभिलेख के अंदर, यानी किस वृद्ध शिलालेख के अंदर किस चीज़ का उल्लेख है। अशोक का पहले वृद्ध शिलालेख की बात की जाए तो उसके अंदर पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई, बिल्कुल सही है। उसके अंदर बताया गया है कि वर्तमान के अंदर केवल हिरण और मोर है, उनका शिकार उनको भाई वहाँ पर पाकशाला के अंदर पकाया जाता है और आने वाले टाइम के अंदर उनको भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरा वृक्ष शिलालेख है, उसके अंदर समाज कल्याण से संबंधित कार्यों की बात की गई है कि भाई इतने वृक्ष लगवाए, इतने भवनों का निर्माण करवाया, इतना भाई ये सारी चीज़ें, कुओं का निर्माण, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तथा साथ में उसके माध्यम से जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में भी, जो अपने दक्षिण के राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। तीसरा वृक्ष शिलालेख है, उसके अंदर इसमें बता रहा है कि दम महामात्राओं की नियुक्ति का उल्लेख है। ये गलत है, क्योंकि तीसरे वृक्ष शिलालेख के अंदर प्रादेशिक युक्त और रज्जुक नामक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। चौथा वृक्ष शिलालेख है, उसके अंदर भेरी घोष की जगह दम घोष को अपनाने की बात कही गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो के अंदर हमने 27 प्रश्न है उनका सोल्यूशन देखा, और इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद।